दो करेंगे। और रेशियो में हम लोगों को जो है डिफरेंट जो पैटर्न पूछे जाते हैं मेंस में, वो सारे के सारे पैटर्न कवर करने हैं। तो आपके स्क्रीन पे आज के दिन का पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको एक टोटल नंबर दे देगा, उसको ए बी सी में या डी में जो है डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत उस पर वेरिएशंस रहते हैं। तो आज के दिन हम लोग सारा ये वेरिएशन कवर करेंगे कि आपको एक टोटल नंबर दिया हो, उसको ए बी सी डी में बांटना है जो है, और सर्टेन कंडीशन दिया हो तो उसको तेजी से कैसे करते हैं। जैसे पहला सवाल है 9685 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। यदि 9, 6, 8, 5 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4 भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है, तो पहला भाग क्या होगा। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। इस सवाल में कुछ दम है नहीं, लेकिन अगर आपको एक बात ये पता है कि a/a और b/b और c/c अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो a b और c रेशियो के बराबर होगा। ये हम लोग जानते, पढ़ के आए हैं, ये सब जानते हैं। तो जब ये सवाल है, इसमें समय बचाना ही मेन है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको स्पीड ही तो चाहिए। तो होता क्या है कि हम इस तरीके के सवालों को क्या कहते हैं, जैसे सवाल में दिया हुआ है कि पहले भाग का 1/4, तो हम पहले लिख देते हैं, पहला भाग अगर a है तो 1/4 पहले लिखते हैं ऐसे 1/4। फिर दूसरा भाग बोला जाता है, दूसरा भाग अगर हम लोग मान लेते हैं कि चलो b है तो दूसरे भाग का 1/3, 1/3 का मतलब 3 हो गया। और बोल रहा है तीसरे भाग का 6ठा भाग बराबर है, तीसरे भाग का, और तीसरा भाग अगर c है तो इसका 6ठा जो भाग है ये आपस में बराबर है। तो पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये 4:3:6 में है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आपका जैसे ये डेटा दिया हुआ है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा भाग बराबर है, तो 4, 3 और 6 के रेशियो में है। ये आपको क्वेश्चन से ही मन में ही पता हो जाना चाहिए। 4 किसके 4, 3, 6 के रेशियो में हो, ये शुरुआत में ही पता चल जाना चाहिए सवाल पढ़ते पढ़ते। जैसे 4, 3, 6 का रेशियो है तो पूछा क्या है, तो पहला भाग क्या है, पहले भाग का मान पूछा हुआ है। पहला भाग जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 4 का मल्टीपल ना हो। 4 का मल्टीपल तो हमेशा होगा। जब भी कुछ भी निकालोगे 4 से फाइनली गुणा तो करोगे। जैसे हम क्या काम करते हैं जरा, 4, 3, 7, 7, 6, 13, तो 13 हमारी टोटल वैल्यू होगी। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9685। अब 13 से भाग देंगे, फिर पहले पार्ट का हिस्सा चाहिए, तो हम ऐसे निकाले क्या, 9685 डिवाइड बाई 13 इंटू 4 होगा ना, यही होगा। तो क्या आप यहां से सीधे सीधे ये नहीं कर सकते हो कि आपको ये पता है कि 4 का मल्टीपल है, तो आप पहले ऑप्शन जरा घूर के देख लो। ऑप्शन घूर के देखोगे ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं भाई, और ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया, 2980। सवाल में औरों के कंपैरिजन में आप 10 कदम आगे निकल गए। लेकिन ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ बच्चे हो, आपकी प्रैक्टिस कम है। इसको देखने के तरीके आपको प्रैक्टिस के दौरान ही बिल्ड करना पड़ेगा कि आप आधा कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करो। असली गेम तो इसी बात का है कि जब मेंस लिखने जा रहे हो तो मेंस के लिखते वक्त आपको जो है चीजें लगभग प्री क्लियर करके आने के बाद सभी को जानकारी देखो होती है, ठीक से जानकारी होती है, कंसेप्ट लगभग सबने पढ़ रखा होता है। सवाल से स्पीड की है कि स्पीड कैसे मेंटेन करें। हर जगह ये नहीं लगता, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि आपके अगर 30% सवालों में भी अगर ये लग गया, आप सोच के देखो कि आपका समय कितना बचेगा। आपका समय बहुत ज्यादा बचता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या इसे कैलकुलेट करके दिखाऊं या कैलकुलेट करके देख लोगे यही आएगा। ये जरा प्रैक्टिस करके खुद ही देख लो कि क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्यों सिखाऊं, मैं मेंस पढ़ा रहा हूं। बेसिक वाले बच्चे होते जो है बेसिक बैच में तो सिखाता जरूर सिखाता, मेंस वाले बच्चे को ये क्यों सिखाऊं। अब सवाल है, जरा ध्यान से देखना। अगला सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ने में समय देना चाहिए, क्योंकि सवाल पढ़ने में अगर लापरवाही हो गई तो सवाल निकालने में गलती हो जाएगी और समय 4 गुना ज्यादा बर्बाद होता है। जितना बचाओगे ना उससे ज्यादा बर्बाद कर लोगे। There are 66400 students in 4 schools of a city. If 1/4 of the first, 2/3 of the second, 5/4 of the third, and half of the fourth are the same number of students, then find the ratio of number of student of A, C, and D if A, B, C, and D be the first, second, third, and fourth school respectively. एक शहर के 4 स्कूलों में 66,400 छात्र हैं। यदि पहले का 1/4, दूसरे का 2/3, तीसरे का 5/4 और चौथे का आधा छात्र समान है, तो ए, सी और डी के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे स्कूल है।
इस सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर इररिलेवेंट है, इस नंबर का इस्तेमाल ही नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं दिया है, क्योंकि आपके ए बी सी और डी के बीच में क्या रेशियो होगा ये रेशियो निकालने के लिए ये तो बता ही दिया गया है। क्या है कि पहले का 1/4, ध्यान से देखो, पहले का 1/4, पहले का 1/4 आप यूं ही कहोगे, दूसरे का 2/3, 2/3 आप यहां पे करते हो तो इसको 3/2 कर लो, 2/3 ऑफ द सेकेंड, 5/4, 5/4 है, इसको 4/5 कर लो अपॉन में, एंड हाफ ऑफ द फोर्थ, डी का हाफ तो अपॉन में 2। ये इनके बीच में रेशियो दिया हुआ है, इनके बीच में रेशियो दिया है और पूछा क्या है, एबीसीडी क्रम से है, पहले तीसरे और चौथे स्कूल, पूछा क्या है, ए सी और डी के छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ। ए सी और डी के बीच में बताना है तो इनके बीच का अनुपात हो गया, यही हो गया, 5 से गुणा कर दो, 5 से जैसे गुणा करोगे तो 5 का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 10, ये होगा 2, ये हो गया 5। देखो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 10, 2, 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल इतना लंबा चौड़ा है और ये डेटा दिया हुआ है आपको भ्रमित करने के लिए, क्या ही जरूरत है इस डेटा का। अब मान लो अगर आप इंडिविजुअल भी निकालोगे तो भी जो निकालोगे सबसे कॉमन में गुणा करोगे, फिर वो कॉमन में गुणा करोगे, फिर जो है रेशियो निकालते हो, फिर भाग दोगे, तो जब आपको रेशियो निकालना है तो इसकी कोई नीड ही नहीं है सवाल में। एग्जामिनर इस तरीके के सवाल बनाता है कि आप मतलब आप सवाल के जवाब पे पहुंच गए हो यहां, लेकिन आप ना पहले यहां घूम के जाओ, थोड़ा समय बर्बाद करके आओ, फिर यहां पे आओ। ये एग्जामिनर इस तरीके का ब्रेन टेस्ट करता है आपका कि आपकी एप्टीट्यूड इतनी स्ट्रांग है कि नहीं है, कि आपको यहां से यहां सीधे एक रास्ता दिया हुआ है, आप सीधे सीधे इस रास्ते पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्या आप गोल चक्कर घूम के जो है फिर यहां पे आ रहे हो, गोल चक्कर घूम के आ रहे हो तो दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 117 among P, Q and R in the ratio 1/2, 1/3, 1/4, it was divided in the ratio 2, 3, 4 by mistake. Who gained in this transaction? कौन इसमें गेन करता है ट्रांजेक्शन में। अब 1/2, 1/3, 1/4 इसको भी आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो इसको जरा ध्यान से देखो, तेज तो आता होगा, 12 से ऊपर गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। 117 को क्या करना था, 117 को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये 13 और 9 का मल्टीपल है, इतना देखने आ रहा है, 13 9 या 117। अगर ये आ रहा है तो ध्यान से देखो क्या करना था, इस रेशियो में बांटना था, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांट किस में दिया, बांट दिया 2 3 4 में, 2 3 4 में बांट दिया, 2 3 4 में बांट दिया। तो पूछ रहा है जो है कि गेन किस में होना है, किस में नहीं होना है, किस में गेन होना है, किस में नहीं। जरा इसका सम ध्यान से देखो तो 4 से 7 2 9 हो गया, इसका जरा गेन देखो कितना हो गया, 6 4 10 3, मतलब इसका सम जो हो गया ये हो गया 13। दिखाई दे रहा है, अगर ये चीज दिखाई दे रहा है आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी। कैसे, इस 13 की जो वैल्यू है, इस 13 की वैल्यू 13 गुणे 9 है तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 9 छक 54 हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी 9 से गुणा करोगे 9 चौक 36 हो जाएगी, इसकी जो गुणा करोगे 27 हो जाएगी। जबकि इस वाले केस में 9 कट जाएगा 13 बचेगा, इसकी अगर वैल्यू निकालोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि गेन कहाँ कहाँ पे है, गेन दूसरे और तीसरे पे, 36 39 हो गया, 27 52 हो गया, तो गेन किस पे है, दूसरे और तीसरे पे। तो क्यू और में दोनों में जो है गेन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए सम ऑफ रुपीज 8,200 was divided among A, B and C in such a way that A has 500 more than B and C has rupees 300 more than A. How much was A's share? पूछा है कि ये सम, एक जो सम है वो 8200 है, ये डिवाइड किया गया A, B and C में इन सच ए वे दैट A के पास जो है 500 ज्यादा है B से and C has 300 more than A. तो हाउ मच A's share is, तो इसमें क्या है कि सबका कंपैरिजन किससे किया गया। मेन आपको अगर देखना होगा तो अगर आप बी एज्यूम करोगे पहले तो बी के साथ कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। हिंदी वाले बच्चे जरा हिंदी वाली भाषा पढ़ ले। 8200 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए के पास बी से 500 अधिक है, ए के पास बी से अधिक है और सी के पास ए से 300 अधिक है। देखो अगर बी के पास बी है तो ए के पास बी प्लस 500 है और सी के पास क्या है, सी के पास जो है इससे 200 ज्यादा है तो बी प्लस 700 है, 200 है 300 ज्यादा है तो सी प्लस 800 है।
और ये टोटल सम है 8200 के बराबर है। ये तो कह रहा ना कि ए के पास, पढ़ते वक्त मिस्टेक ना हो, ए के पास बी से 500 अधिक है, तो ए के पास जो है ये ए था, बी तो मान लो बी है ही है, बी बी ये इधर है, ठीक है ना, और सी के पास ए से 300 रुपए अधिक है, तो ये ए का था, इससे 300 अधिक है, मतलब 500 प्लस 800 है, ये 8200 के बराबर है। जरा 8 5 जोड़ोगे 1300 आ जाएगा, 3 बी बराबर क्या आ जाएगा 6900, बी बराबर क्या आ जाएगा 2300। सवाल किसके पास पूछा, ए का हिस्सा बताना है, तो 2300 प्लस 2800, ए का जो हिस्सा होगा वो होगा बी प्लस 500, तो 2300 प्लस 5 2800। ये बहुत ही सरल सवाल था, इस सवाल में कुछ खास दम नहीं था, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल था। वैसे अगर मेंस में आ जाए तो बेइज्जती बात, शायद कभी आया होगा तभी मेरी सीट में है। अगला सवाल है, 8000 रुपए को ए बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि 15:2:3 के अनुपात में है। 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला जो सवाल है जो करते हैं अगर किसी शिक्षक ने आपने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेंस का पहला बैच पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक बैच तो आपने हमसे पढ़ा नहीं होगा। इस तरीके के जब हम सवालों को बात करें तो इसमें 3 ही टर्म होती है, एक होती है डिनोमिनेशन, ठीक है ना, नोटों के प्रकार या सिक्कों के प्रकार, दूसरा होता है सिक्कों का नंबर्स, ठीक है, और तीसरा होता है उनकी वैल्यूज। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, एक बार समझा देता हूं क्योंकि मैंने बेसिक बैच पढ़ाया नहीं। तो डिनोमिनेशन जो है, डिनोमिनेशन को मैं डी से लिख देता हूं, नंबर्स को एन से, वैल्यूज को वी से लिख देता हूं। तो डिनोमिनेशन का मतलब हो गया कि नोटों के प्रकार क्या है। नोटों के प्रकार ध्यान से देखोगे 500 हो गया, और अगर मैं बात करूं 200 हो गया और 100 हो गया। सवाल में क्या कह रहा है, उनके द्वारा प्राप्त जो राशि है 15:2:3 के अनुपात में है। ये जो वैल्यू है वो 15, 2 और 3 के अनुपात में है। आपको इसके नंबर्स नहीं पता है, लेकिन आपको एक बात ये पता है कि जो वैल्यू है, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा दिया हुआ है कितना है, 8000 को वितरित करना है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर वैल्यूज में 15:2:3 में अनुपात में है तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया जो वैल्यूज हो गया 20। जो 20 है इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 8000 दी हुई है, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 20 की वैल्यू 8000 दी हुई है तो ये 400 हो गई, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 400 हो गई। तो 15 की वैल्यू ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और 3 की वैल्यू 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब आपको वैल्यूज में पता चल गया है कि भाई 500 रुपए जो है वो वैल्यूज में 6000 है, और 200 रुपए का जो नोट है 800 है, और 100 रुपए का 1200 है, 12000 नहीं होगा, 1200 है। 12000 तो टोटल पैसे ही नहीं है। अगर आप नोटों की संख्या निकालना है तो 500 से भाग दे दो। जैसे 500 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, 120। इसमें अगर 200 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4, यही आएगा ना। 200 के कितने नेट होंगे, 4, और ये 1200 है देखो, और 100 से अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जरा ध्यान से देखना। इसमें भी अगर हम 500 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 120 नहीं आएगा। अब सही आ गया। अब जैसे ही सही आ गया तो 4 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 3, 1 और 3। अब जितना धीरे धीरे मैंने कैलकुलेशन किया, आपको लग रहा है क्या इतना धीरे धीरे कैलकुलेशन करने लायक है? ये सवाल तो ऐसे ही कि वर्बली कैलकुलेट हो जाए यहाँ के बाद से कि ये हो गया 15:2:3। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इसको कैसे करते हैं। इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ ले आते हैं, इसकी वैल्यू में 200 से भाग देते हैं, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 3, 1, 3 के रेशियो में आ जाएगा। अब सवाल अगर आपको ये चीज आती है, बेसिक्स अगर आती है, तो एग्जाम में सवाल कैसे करते हो? सवाल एग्जाम में ऐसे करते हो, 15, 2, 3, 5, 20 हो गया, ठीक है। 20 की वैल्यू जो है 8000 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू जो हो गई वो 400 हो गई, और जैसे ही 400 हो गई तो इसका मतलब है कि ये हो गया 6000, ये हो गया 800, ये हो गया 1200, और फिर जो 6000 में भाग दोगे 500 से 120 आ गया, 800 में जो है जब भाग दोगे जो है आप 800 में 200 से भाग दोगे तो क्या जाएगा आपका जो है 4, और इधर जैसे ही आपका आया है कितना, ये 4 3 12, 12 में 100 का भाग दोगे तो 12 ही बचा जाएगा 1200 में से। तो आपका 12, 4 और 12 का आ गया 4, 1, 4, 3, 1, 3 का अनुपात आ गया, तो सही सवाल का जवाब हो जाएगा ये। तो इस सवाल में ना पेन उठाने की वैसे जरूरत नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन हो सकता है, या 2-3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बस, इससे ज्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी आपको। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
कि 4830 पी क्यू और आर के बीच वितरित किया जाता है, जैसे कि उनके शेयर में ₹5, ₹10 और ₹15 की कमी होने से क्रमशः अनुपात 3, 4, 5 के रुपए में बदल जाता है। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये बहुत सवाल सही सवाल है। इस सवाल को वर्बल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे किया जा सकता है। सवाल ये कह रहा है कि 4830 पी क्यू और आर के बीच में वितरित किया जाता है। वितरण करने के बाद उनका क्या अनुपात है वो पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम पी से 5 रुपए घटाते, क्यू से 10 रुपए घटाते और आर से 15 रुपए घटा दे तो उनका जो अनुपात है 3, 4, 5 के अनुपात हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप घटा ही रहे हो, जब ये इससे घटाओगे, इससे घटाओगे, इससे घटाओगे, तो ये 15, 10, 25, 5, 30 रुपए इसी से घटा दो। जब इससे 30 रुपए घटा दोगे, 4800 रुपए जब बचा रहेगा, ये 4800 को अगर डिवाइड करोगे तो 3, 4, 5 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। भले वो 5 रुपए पी से घटा हुआ है, 10 रुपए क्यू से घटा हुआ है, 15 रुपए आर से घटा हुआ है, लेकिन वो टोटल सम से तो घटा हुआ है ना। टोटल सम से घटने के बाद ये टोटल तीनों में बटा हुआ है 3, 4, 5 के अनुपात में। तो 3, 4, 5 का मतलब क्या हो गया? 5, 4, 9, 3, 12। 12 की वैल्यू 4800 हो गई। किसकी वैल्यू निकालनी? पहले पी का हिस्सा बताना, पहले का हिस्सा बताना है। तो 5, 4, 9, 3, 12। 12 की जो वैल्यू है वो 4800 हो गई। तो 12 चौक 48। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 की जो वैल्यू है वो 4800 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 400। एक की वैल्यू 400 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 टाइम 1200 रुपए हो गई। लेकिन ये 1200 रुपए उसका कब आया था? जब उससे हमने 5 रुपए घटा दिया था। तो उसका एक्चुअल जो हिस्सा था वो कितना होगा? इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। हमने 5 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1205 हो गया। इस तरीके से सवाल ये सबसे आसान तरीके से लगेगा। इस तरीके से सवाल ये सबसे आसान तरीके से लगेगा। 2023 में तो मतलब रेशियो से अगर आप देखोगे तो ऐसा दिया हुआ था कि पी क्यू और आर का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है ना। पूछा था पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी बताओ। मतलब इससे ज्यादा वाहियात मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है तो ये होगा ए प्लस बी अनुपात में बी प्लस सी अनुपात में सी प्लस ए। ये दिया हुआ था। अब सोच के देखो कि कितने घटिया घटिया मेंस में सवाल ला रहे हैं। ये उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 7वां देखो। ये 7वां सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये आपके मेंस में आया हुआ सवाल है। मैंने जानबूझ इसे रेड कर रखा है ताकि आपको सिग्नल दे सकूं कि हाँ ये सवाल है। इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ ₹1063 आर डिवाइडेड इन ए, बी एंड सी सच दैट ₹50 लेस देन 3/2 ऑफ ए शेयर, ₹24 लेस देन 9/10 ऑफ बी शेयर्स एंड 30 मोर देन 2/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। 1063 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के 3/2 से 50 रुपए कम, बी के 9/10 से 24 रुपए कम तथा सी के 2/5 से 30 रुपए अधिक, तीनों भाग बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? इस सवाल को करने में भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगी और तेज करने में भी दिक्कत होगी। देखो एक तो तरीका वो होता है जो हम करते आए हैं। जैसे सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ए का 3/2। ध्यान से देखिएगा कि ये जो है जो करते हुए आ रहे हैं, दिमाग में आपके भी यही क्लिक करेगा। ये जो करते हुए आ रहे हैं कि ये सवाल बोल रहा है कि ए के 3/2 से जो 50 कम है, बी के 9/10 से ये 24 कम है, ये हिस्सा आपस में बराबर है। और सी की अगर बात करें तो सी का 2/5 हिस्सा जो है, इसमें 30 अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपस में बराबर है। और हमें ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हिस्सा जो है 1063 है। हम क्या काम करते हैं? हम इस सवाल को लगाते वक्त एग्जाम में या जनरल प्रैक्टिस में ऐसे काम करते हैं कि हम यहाँ से जो है क्या काम करेंगे, ए को सी के टर्म में निकालेंगे। सी निकालना है तो तेज करना हो तो ए को सी के टर्म में निकाल लेंगे, बी को सी के टर्म में निकाल देंगे और यहाँ पे ए का मान सी के टर्म में, बी का मान सी के टर्म में रख देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। जब इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन भी लंबा होगा, प्रोसेस भी लंबा होगा, समय भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि आपको इसको इस तरीके से करने के बजाय आप सीधे ऐसे करो। आप ये मान लो जो बराबर वाला हिस्सा है वो क्या है? बराबर वाला जो हिस्सा है वो एक्स है। एक्स तीनों का मान तब हुआ है, मान लिया कि तीनों में जब ये काम कर दिया गया है तो बराबर होकर वो एक्स के बराबर आ गया है। अब रिवर्स आप ए कैलकुलेट कर लो, रिवर्स आप बी कैलकुलेट कर लो, रिवर्स आप सी कैलकुलेट कर लो। एक्स के बराबर कब हुआ है? जब ए में से क्या घटाया गया था? जब ए में से 50 घटाया गया था। तो एक्स में पैसे 50 जोड़ दो और जो रेशियो ए का निकाला गया था 3/2, इसका उल्टा निकाल दो 2/3। तो ये क्या होगा? ये वो हिस्सा है जो ए का हिस्सा है। हम एक्स से ए पे पहुंचे, एक्स से ए पे पहुंचे
फिर अगर हम बी की बात करें, ध्यान से देखो भाई, बी में 24 घटाया जा रहा था तो इसमें 24 जोड़ दो। बी का 9/10 निकाला जा रहा था, इसका 10/9 निकाल लो, तो ये बी का हिस्सा के बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर सी के हिस्से की बात करें तो सी में हमको क्या करना पड़ेगा, उधर जोड़ा जा रहा था इधर घटा दो, उधर जो रेशियो निकाला जा रहा था 2/5 और इधर 5/2 कर दो। अब ये आपका ए का हिस्सा हो गया, ये आपका बी का हिस्सा हो गया, ये आपका सी का हिस्सा हो गया, और ये बराबर हो गया 1063 के, 1063 के। अब इसको तेज कैलकुलेट करने आना चाहिए। तेज देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 100/3, यहां ध्यान से देखोगे ये 3 और 24 अंदर जाएगा, गुणे में कट जाएगा, जैसे कटेगा ध्यान से देखो, ये 3 कटेगा, ये 8 कटेगा, ये हो गया 80/3, ये हो गया 100/3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 100/3, ये 80/3, 180/3 आएगा, और 180/3 का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 60। जब तीसरा वाला देखो, तीसरा अगर काटोगे 15 हो जाएगा, 15 × 75, ये माइनस में 75 होगा, तो पूरा जो कांस्टेंट टर्म इधर पे आएगा वो माइनस का 15 आएगा, जो फाइनली इधर जाके जुड़ जाएगा। जब इधर 15 ले जाके जोड़ोगे तो 1078 हो जाएगा। अब खाली इधर आपके पास x बचा है, तो x में आपको 2 एक बार चाहो तो लिख दो, 2/3x प्लस यहां पे देखो 10/9x, और इधर देखो 5/2x। एलसीएम जरा ध्यान से लोगे 18 एलसीएम हो जाएगा। जैसे 18 एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, 3 × 6 = 18, ठीक है ना, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये हो गया 20x, ध्यान से देखो, और 9 × 5 = 45x। इसको जोड़ोगे आ जाएगा 77/18x इज इक्वल टू 1078। ध्यान से देखो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो पहले आप किससे काट दो, पहले आप काट दो 11 से, 11 से 77, ठीक है, 11 × 9 = 99, 11 × 8 7 से काटोगे हो जाएगा 14, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 14 × 18 हो जाएगा, 14 × 18 मतलब 252, ठीक है ना, 18 × 4 = 72, 18 × 18 = 7 25, 252 हो गया। अब पूछ रहा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू तो यही है ना, सी की वैल्यू निकाल दो सीधे सीधे। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहले इसमें आपको 30 घटाना पड़ेगा, 30 आपने घटा दो, 30 घटा दिया तो 222 बचा, कितना बटा 222। अब आपको निकालना है उसका क्या, 5/2 हिस्सा। जब 5/2 हिस्सा निकालोगे, 2 से काटोगे 2 1 1 1, 5 से गुणा करोगे 5 5 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से इस सवाल को तेज कर सकते हो, अदरवाइज किसी और तरीके से करोगे तो 4 6 10 सेकंड ज्यादा लोगे, हो सकता है कैलकुलेशन करते करते फंस जाओ, कैलकुलेशन में ना हो, और 1-2 क्वेश्चन का समय भी खा जाओ आप। ये मेंस का बड़ा अच्छा सा सवाल था रेशियो का। अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सीखना है कि कैलकुलेशन कैसे बचाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेंस देने जा रहे हो और आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सवाल दिया हुआ है, इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स and the rest are boys, 4/7 of the number of boys are below 14 years of the age, and 2/5 of the numbers of the girls are 14 years of or above 14 years of age. If the number of students below 14 years of the age is 1120, then the total number in the school is। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 5/12 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 4/7 14 वर्ष से कम आयु के हैं, और लड़कियों की संख्या का 2/5 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 11-20 दिया है तो स्कूल में कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस तरीके के सवालों को करने के लिए, जैसे कुल संख्या है, एक तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मान के कि एक है, उसका गर्ल्स निकाल ले, उसका बॉयज निकाल ले, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर आप इसको 12 मान लो टोटल, क्योंकि 5/12 दिया हुआ है तो लिखना और सवाल में कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अगर हमने टोटल मान लिया, क्या है टोटल, अगर हमने मान लिया 12, तो सवाल में क्या दे रखा है, 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स, तो आपको यहां से ये सीधे सीधे पता चल जाएगा लड़कियां कितनी है 5, लड़के कितने हैं, बचे हुए 7, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। अगर बॉयज की बात हो रही है, बोलना क्या जा रहा है कि जितने भी लड़के हैं उसका 4/7 है। जब इसका 4/7 निकालोगे तो 4/7 क्या हो जाएगा 4, ये 14 साल नीचे हैं, कितने 14 साल के नीचे के बच्चे हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, एंड 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 2/5, इसका 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 14 साल के या 14 साल के ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ये इसके ऊपर के हैं, तो 14 के नीचे के कितने हो जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 हो जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है 14 साल से कम जो छात्र हैं टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के, वो कितना दिया हुआ 1120 दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे जो है 4 आ गया, तो लड़के लड़कियां दोनों जो 14 साल से कम है वो 7 हो गए, और इस 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1120, तो पूछा कितना जा रहा है 12 की कितनी वैल्यू होगी, तो 7 से भाग के 12 का गुणा कर दो, तो 112/7 × 12,
7 से काट दो, 7 कम 7, 7 छंग 42, तो 16 गुणे 12 करोगे कितना हो जाएगा, 12 शून्य 12 छंग 72, 12 कम 12 7 19, 1920 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखो। अब ये प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड है थोड़ा सवाल। P वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R व्हेन Q इज इक्वल टू 6, R इज इक्वल टू 12, P इज इक्वल टू 75, व्हेन Q इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 10, देन P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमान अनुसार परिवर्तित होता है। जब Q इज इक्वल टू 6 है, R इज इक्वल टू 12 है, तो P इज इक्वल टू 75 है। जब Q 5 है, R 10 है, तो P का मान कितना होगा? अब देखो ये सवाल में दम तो है नहीं, खाली बस आपको ये समझना है कि सवाल ये कह रहा है कि जो P है वो ऐसे वेरी कर रहा है, Q और R के ऐसे वेरी कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया अगर हम P1 अपॉन P2 कह दें, या हमको P2 चाहिए तो मैं P2 अपॉन P1 कह दूं, P2 अपॉन P1 कह दूं, तो P2 अपॉन जो P1 होगा ये जो है Q1 R1 अपॉन Q2 R2 के बराबर होगा, ये ऐसा होगा। ये इसके वर्ष में अगर ऊपर P2 रखा है तो Q1 और R1 रखना पड़ेगा, जैसे P1 रखा Q1 R1, तो ये जो होगा ये उल्टा चलता है। कैसा चलता है? उल्टा चलता है। जैसे P1 इधर है तो इसके उल्टे ये है, P2 इधर है तो इसके उल्टे है, तो उल्टा ही तो बोल रहा है ना। ऐसे में आपके पास ये सारा मान दिया हुआ है, Q1 R1 दिया हुआ है। Q1 अगर R1 की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है 6 और 12, 6 और 12, और जो P1 है वो तो दिया ही दिया है, ये कितना दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है, और इधर जाएगा गुणे में आ जाएगा, 75 हो गया अगर हम P2 निकाल लें तो। और दूसरा मान दिया हुआ है जो है 5 और 10, 5 गुणे 10। ध्यान से देखो, अगर 25 से काटोगे तो इधर नीचे 2 बच जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 25 75। 3 से काटोगे यहाँ पे तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो गया 6 गुणे 12, तो 12 6 72। नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है, माइनर सा, जरा देखना एक बार क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने। 25 दूनी 50, 25 75, ठीक है ना। 2 से काटा, 2 त्याई होगा, अच्छा 2 त्याई 6 और 3 त्रिका 9, 12 9 या 108, 108 आएगा सवाल का जवाब, 108 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है ना, ये एरर जो होते हैं ये एग्जाम में सब बच्चे से होते हैं, सब बच्चे से होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस के दौरान जो है ये ना हो। अब ये सवाल देखो जरा, सवाल दिया हुआ है गोल्ड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स इज 3 4 5, the price of gold is directly proportional to its square weight. If there is loss of rupees 23500 after breaking gold, then what was the starting price of gold? एक सोना 3 भागों में विभाजित होता है, 3 भागों के वजन का अनुपात 3 4 5 होता है। सोने की कीमत सीधे इसके वर्ग भाग के लिए आनुपातिक है। यदि सोना तोड़ने के बाद 23500 रुपए की हानि होती है तो सोने की शुरुआती कीमत क्या थी? अब जैसे मेंस आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो बेसिक बैच अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसका कंसेप्ट ये होता है भाई कि सोना टूटने के बाद, ठीक है ना, और टूटने से पहले जो उसका वेट है, टोटल वेट है, वो बराबर होगा। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है टूटने के बाद वो 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट में टूट रहा है। इसका मतलब शुरुआत में वो कितना रहा होगा? 12 यूनिट रहा होगा, तभी वो 3 4 5 के अनुपात में टूटेगा। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला एक कंसेप्ट और भी है, जैसे लिखा हुआ है कि जो इसका प्राइस है, ये आपका वेट हो गया, इसका जो प्राइस है वो इनका जो वेट है ना इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर 12 यूनिट टूटने से पहले अगर इसका वेट था तो इसका प्राइस कितना रहा होगा? इसका स्क्वायर कितना होता है? 144। ये वाला जो टुकड़ा है अगर ये 3 यूनिट था तो इसका प्राइस 9 यूनिट रहा होगा। अगर ये 4 यूनिट है दूसरा टुकड़ा तो 16 रहा होगा इसका प्राइस। ये 5 है तो इसका 25 यूनिट प्राइस रहा होगा। सवाल में क्या दे रहा है? सवाल में ये दे रहा है कि टूटने से पहले और टूटने के बाद जो कीमत है उसमें नुकसान हुआ। कीमत में नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में अगर ये प्राइस उनके वेट के प्रोपोर्शनल थी तो शुरुआत में 144 थी, लेकिन बाद में अगर तीनों टुकड़ों का प्राइस जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है? 16 9 25, 25 50 हो रहा है, 25 प्लस 25 50 हो रहा है। देखो जरा नुकसान कितना हो रहा है? 94 यूनिट का नुकसान हो रहा है प्राइस में, लेकिन हमारे हिसाब से सवाल में दिया है 23500। ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो 23, मतलब इसमें देखो 47 छुपा हुआ है, इसमें 23.5, तो 23.5 गुणे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 47। 23.5 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 47 हो जाएगा। तो मोटा मोटा आपको यहां से समझना होगा कि 94 को अगर इसको काटो, ध्यान से देखो तो 250 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर 250 आ जाएगी तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो सोने की शुरुआती कीमत क्या थी? शुरुआती कीमत तो भैया ये थी 144 यूनिट ना,
144 यूनिट थी। तो 250 में 144 यूनिट का गुणा कर दो, 250 में 44 यूनिट का गुणा कर दो। दूसरी चीज यह है कि मैं ना इसके बाद ये पूरा सॉल्व भी नहीं करता। दूसरा तरीका यह है कि और कम सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, आपको देखने आना चाहिए। जैसे शुरुआती कीमत पूछा है, तो ये जब भी कुछ भी आप निकालते, काट पीट के इक्वेट करके निकालते, शुरुआती कीमत निकालनी है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 12 गुणे 12 है। 12 गुणे 12 होने का मतलब होता है कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है। तो जो भी आपका नंबर आएगा, जो जवाब आएगा, अगर शुरुआती कीमत निकाल ले, वो हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। अगर वो 9 का मल्टीपल आएगा, जरा ध्यान से देखो, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बटा 36,000, यही 9 का मल्टीपल है। यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तभी भी 36,000 ही आएगा। तो आधा स्टेप काटा जा सकता है। ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लायर इफेक्ट को कितना तेजी से देख रहे हो। ज्यादा तेजी से देखोगे तो एग्जाम में बहुत सारा समय बचाओगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस सटीक होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस सटीक ना हो तो ये टाइम किल करने वाला जो है टूल भी हो सकता है। तो यहां पे आपकी बहुत ठीक ठाक से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला सवाल है, सेमी कंसेप्ट में है कि एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया है। संगमरमर की कीमत सीधे इसके घन वजन के लिए आनुपातिक है। यदि संगमरमर को तोड़ने के बाद हानि या लाभ होता है तो संगमरमर को तोड़ने के बाद हानि या लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ए मार्बल ब्रोक इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर इक्वल पार्ट्स है तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, मान लिया कि सारे अगर 1-1 यूनिट है, 5 हो गए, तो शुरुआत में कितना रहा होगा? 5 यूनिट रहा होगा, तभी तो 1-1 में टूटेगा। बोल रहा है जो प्राइस है इनके घन के प्रोपोर्शनल है। घन का मतलब 125 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। एक का घन या एक का क्यूब एक ही होगा। तो शुरुआत में जो कीमत है 125 यूनिट, बाद में जो कीमत है 5 यूनिट, कितना नुकसान हुआ? 120 का नुकसान हुआ। कितने पे नुकसान हुआ? 125 पे नुकसान हुआ। परसेंटेज निकालना है, गुणा कर दो। काट लो, 25 पंचे और 25 चौका, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 गुणे 4 कर लो, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 96% का लॉस हुआ है। तो 96% ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत कम समय लेने वाला सवाल था। अगले सवाल की तरफ देखो। हीरे की लागत सीधे इसके वजन के घन के भिन्न होती है। हीरे की 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसका वजन 1, 2, 2, 3 के अनुपात में है। एक डायमंड की कीमत में 2340 रुपए का नुकसान होता है। हीरे की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। अब जब प्रारंभिक कीमत की बात हो रही है तो सबसे पहले आप देखो, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ। 1, 2, 2, 3, कई बार क्या होता है बगैर सॉल्व किए हुए ही लग जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया एक पार्ट, तो दूसरा 2 पार्ट है, फिर 2 पार्ट है, फिर 3 पार्ट है। सबको जोड़ लो, 3 2 5 2 7 1 8, क्या हो गया? 3 2 5 2 7 1 8। टूटने से पहले वो 8 यूनिट रहा होगा, तभी 1 2 2 3 के उसमें टूटेगा। अब जो भी आपका नंबर आना चाहिए, जो भी आपका नंबर आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए वो 8 से डिविजिबल होगा अगर शुरुआती कीमत आपको निकालनी है। तो इस सवाल को करने का देखो यूनिक तरीका क्या, कुछ सेकंड में निपट जाएगा। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा मिल गया तो कि आखिरी 3 नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे 25 50 ये पता चल रहा है कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। बस ये 2 नंबर को देखना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। जैसे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 7 56, आखिरी 3 डिजिट में 8 7 56, ये तो डिविजिबल है। अब 600 को जरा 8 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड हो रहा है। 8 7 56, 8 पंचे 40, 8 7 56, 8 पंचे 40। अब ये डिविजिबिलिटी का फंडा यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। मतलब ये चंद सेकंड में देखा जा सकता है। मान लो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसा दे दिया जाता जो 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो पूरा गेम ही खत्म था। मतलब आगे के सारे कैलकुलेशन ही खत्म हो जाते हैं। जैसे पिछले वाले सवाल में था जहां पे 144 था, उसमें तो पूरा गेम ही खत्म हो रहा था। वही एक बात है जो समझना है अपने को कि कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। इसको चेक करने में भी कुछ ही सेकंड लगते हैं, ज्यादा सेकंड लगते नहीं है। फिर अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका क्यूब है 8 का क्यूब हो गया 8 बटे 64, 64 का। किसी को 8 का क्यूब अगर याद है डायरेक्टली, जिसको याद नहीं है वो ऐसे ही करेगा, या जिसको याद है वो सीधे सीधे क्या करेगा 512 लिख लेगा। जिसको याद हो 512 लिख देगा, अदरवाइज एक आदमी ऐसे करेगा। तो 512 उसकी शुरुआती कीमत हो गई। कितनी? 512 शुरुआती कीमत हो गई। बाद में क्या बोल रहा है? बाद में सब घन के ही है ना, 4 भागों में हीरे की लागत सीधे इसके वजन के घन के है। तो घन की बात करें तो इसका 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर अपन लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 1 17, 17 और 27 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 27 में 17 जोड़ोगे 44 बचेगा। एक डायमंड की कीमत 2340 का नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो नुकसान ही निकाल लो। 512 में से 44 का नुकसान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 468 बचेगा। 12 चौक 8, 10 में से 468 बचेगा।
मेरे को 468 इसलिए दिख गया क्योंकि दिखाई दे रहा था 2340 है, तो इसी के मल्टीपल में कुछ आजू बाजू होगा। तो ये क्या दिया हुआ 2340, 2340 इधर से काटोगे ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, इधर बचा रहेगा 10 और ये हो जाएगा 1 की वैल्यू जो है 5 के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। क्या पूछा है? प्रारंभिक कीमत पूछा है। प्रारंभिक कीमत में मतलब 5 का गुणा कर दो यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6 और 5 एकम 5 पचे 25, 2560 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखो पहले भी दिमाग यहीं पे जा रहा था कि यही होगा, उसके होने की संभावना थोड़ी कम थी, वो मेरे को देख के पता चल रहा था संभावना कम थी, मैं टिक मार भी देता, जो है मैं एग्जाम में होता तो कई बार इस तरीके के रिस्क ले लेता हूं मैं। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल एक डिफरेंट टाइप का है और इस तरीके के मेंस में कई बार सवाल आए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन खुला रखना है, और थोड़ा सा अगर ब्रेन खुला रख रखा है तो इस तरीके के सवाल बहुत आसानी से बहुत मजाक में लग जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, बस ऑप्शन दिख जाए ताकि, कट रहा है ऊपर, कट रहा है, बस 1 मिनट इसको करके ना, ठीक है दिखा दे रहा। चलो ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले सवाल पढ़ ले। सवाल दिया हुआ, द एक्सपेंडिचर इन ए hostel is partially variable and directly proportional to the number of students, rest being a fixed amount. If the expenditure were rupees 8400 for 120 student and rupees 10,000 for 150 student, what would be the expenditure for 330 student? एक छात्रावास में व्यय आंशिक रूप से परिवर्तनशील है और छात्रों की संख्या के लिए सीधे आनुपातिक है। बाकी एक निश्चित राशि है। यदि व्यय 120 छात्रों के लिए 8400 रुपए, 150 छात्रों के लिए 10,000 रुपए था, तो 330 छात्रों के लिए व्यय क्या होगा? इस सवाल में बस समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात यह थी कि आपको यह समझना था कि मान लो 20 रुपए फिक्स खर्चा है और पर स्टूडेंट पे, मतलब एक, जैसे मैं मेस की बात करूं, ठीक है, तो मेस में क्या होता है कि एक तो होता है सब्जी जब जो आता है जो पर स्टूडेंट वेरी करता है, और एक होता है फिक्स कॉस्ट। तो सवाल यही बता रहा है कि भैया एक फिक्स कॉस्ट है, वो 100 बच्चा हो तो भी सेम लगना है, 200 बच्चा हो तो, जैसे रूम का रेंट है या हॉस्टल का रेंट है, वो जितना लग रहा है सो लग रहा है। तो सवाल यही कह रहा है कि एक वेरिएबल है और साथ में एक फिक्स है। तो मैंने मान लो जो फिक्स मान लिया वो बी मान लिया, और मान लिया पर स्टूडेंट ए रुपए का खर्चा लगता है, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतनों से हम गुणा कर लेंगे ए में। तो पहला बोल रहा है कि 120 छात्र हैं और 120 छात्र पे जो है मान लिया मैंने ए रुपए पर बच्चा लग रहा है, तो 120 ए पर बच्चा खर्च हो गया, फिक्स कॉस्ट खर्चा हो गया। ये टोटल सवाल में दिया हुआ 8400। सवाल में दूसरी बात दिया हुआ है क्या है कि 10,000 रुपए हो जाता है जब 150 छात्र हो जाते हैं। तो 150 छात्र मतलब 150 है, लेकिन बी बी ही रहता है, बी बी ही रहता है, और ये कितना हो जाता है खर्च? 10,000 रुपए हो जाता है, 10,000 रुपए हो जाता है। ध्यान से देखो बी बी है, ये इतना ही है, तो फर्क कितना आ रहा है? फर्क आ रहा है 30A का, फर्क आ रहा है 30A का। जो 30A है जरा ध्यान से देखो, 30A की जो वैल्यू है वो है आपकी 1600। कितना? 1600। 30A की जो वैल्यू है वो 1600 है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 30A की वैल्यू अगर 1600 है तो आप 150A की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 से गुणा कर लो, तो 150A की वैल्यू होगा 16 पंचे 80, 8,000। जब ये 8,000 निकल गया तो बी की वैल्यू वर्बली निकल गई 2,000, बी की वैल्यू निकल गई 2,000। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सवाल जो है कि अगर 330 छात्र हो तो व्यय कितना होगा? तो 330 छात्र होने का मतलब है इसमें 11 से गुणा कर लो, 11 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 330। तो ये हो गया 1600 गुणे 11 प्लस बी 2,000 जोड़ दो, तो 0 0, 11 का 66, 11 कम 11 6 17, 17,600 प्लस 2,000, ये हो गया 19,600 रुपया, 19,600 रुपया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19,600 हो जाएगा, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। ये इतना ही प्यारा, इतना ही सरल सवाल था। अगला सवाल है सेम, इस पे और लगा लो एक, ताकि ये जो कंसेप्ट है मजबूत हो जाए। एक छात्रावास में व्यय आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, सेम है, और छात्रों की संख्या के लिए सीधे अनुपातिक है। बाकी एक निश्चित राशि, यदि 80 छात्रों के लिए 10,000 बोल रहा है, 10,000 रुपए है किसके लिए? 10,000 रुपए 80 छात्रों के लिए। तो 80 छात्रों का मतलब 80A और प्लस फिक्स बी। बोल रहा है कि 110 छात्रों के लिए 13,600 है। 13,600 है किसके लिए? 13,600 रुपए है। 110 छात्रों के लिए 110A प्लस बी।
यहां से भी निकालोगे तो 110 और 80 के बीच का जो डिफरेंस है वो 30A आ गया। जो 30A है वो कितना है, किसके बराबर है, 3600 के बराबर है, 3600 के बराबर है। ये 10,000 है, 13,600 है, ध्यान से देखना 13,600 है, तो ये कितने के बराबर होगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, 150 के लिए, सवाल में पूछ रहा है 150 छात्रों के लिए, तो 150 छात्रों की अगर बात करें तो इसमें 5 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 150 से, 5 से इधर गुणा करोगे ये 0 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 6 15 3 18, ये हो गया 18,000 रुपया। 185 की वैल्यू 18,000 हो गया। अगर ए का मान आपको पता चल जाए, अगर सॉरी बी का मान पता चल जाए तो आप जोड़ के सवाल का जवाब निकाल लो। अब जैसे यहां जो सामान आया है वो अपने को ये पता चल रहा है कि 18,000 तो ये आ गया, और 18,000 वाले तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, बी का ऑप्शन निकालना है। अब जब बी का ऑप्शन यहाँ पे निकालोगे तो आपको क्या निकालना है, 110A का मान निकालना है। 110A का या 80A का मान निकाल के इसको घटा दो। ए अगर ध्यान से देखोगे ये 0 कट जाएगा, अगर एक की वैल्यू निकालो तो 3 12 3 36 120 हो जाएगा। अब 13,600 अगर मैंने यहां पे रख दिया है, ये आप 110 गुणे 120 अगर कर दो तो ये बी की वैल्यू आ गई। ये ध्यान से देखोगे ये 13,200 आ गया प्लस बी, बी यहां से सॉल्व करोगे 400 आ जाएगा। बी जैसे ही 400 आ गया, 11 गुणे 12 132 ही होता है ना, इसीलिए तेज लिख दिया है, इतना तो आपको पता होना चाहिए 11 गुणे 12 क्या होता है। तो ये हो गया बी जो है 400, बी अगर 400 हो गया तो 18,000 आपकी जो है 150 पे वो ऐसी खर्चा है, फिक्स खर्चा जोड़ दो तो 18,400 सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एक अभी रिसेंटली जो है मेंस में सवाल आया था, जरा ध्यान से देखो। X and Y take a grass ground on lease for ₹300 for grazing their animals. If X grazes 10 animals for 5 weeks and Y grazes 15 animals for 7 weeks, the ratio in which they should divide the rent. देखो भैया, रेंट तो उसी हिसाब में उसी के प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा जितना दिन और जितने नंबर ऑफ पशु ज्यादा होंगे। जो ज्यादा दिन तक जो है घास चराएगा, जिसके ज्यादा पशु होंगे, ठीक है ना, जिसके ज्यादा पशु होंगे और जो ज्यादा घास चराएगा उसको ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो होगा वो सीधे सीधे इसके मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। 10 एनिमल 5 वीक तक अनुपात में 15 एनिमल 7 वीक तक, तो 5 × 15 ये हो गया 10:21 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आएगा? ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का ही कंसेप्ट है। जो आपका पेमेंट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एनिमल के, और सेहत में प्रोपोर्शनल होगा डेज के। तो एनिमल इंटू डेज के प्रोपोर्शनल होगा। जो आपका रेंट होगा वो एनिमल इंटू डेज के जो है प्रोपोर्शनल होगा, और वो प्रोपोर्शनल है तो दोनों के लिए सेम ही काम करेगा। तो 10:21 हमने क्या किया, एनिमल और डेज को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एनिमल डेज को इधर मल्टीप्लाई, इसी रेशियो में जो है उनको रेंट पे करना होगा। तो 10:21 में रेंट पे करेंगे। एक ये सवाल है, बहुत लंबे समय से आ रहा है, कई बार आ चुका है जो है, और इसके 2 सवाल लिए हैं मैंने, और ये रिसेंट का सवाल है, एक बहुत पुराना सवाल है, बेसिक बैच में भी ये सवाल कराया मैंने, और एक हाल फिलहाल रिसेंट में ये सवाल आया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, जब कोई डिब्बा ना जुड़ा हो तब गोंडवाना एक्सप्रेस के इंजन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चाल में कमी जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। यदि 9 डिब्बे जोड़ने पर इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो इंजन द्वारा अधिकतम कितने डिब्बों को खींचा जा सकता है। The speed of the engine of Gondwana Express is 42 km per hour when no compartment is attached, and the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartments attached. If the speed of the train carried by this engine is 24 km per hour when 9 compartments are attached, the maximum number of compartments that can be carried by the engine is. ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही मामूली है। एक बार इसकी अगर भाषा समझ लो तो इसकी भाषा में बस एक बात जो मेरे को जो समझ में आती है, जो समझने में दिक्कत होती है कि देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या है, रिडक्शन इन स्पीड है, रिडक्शन इन स्पीड है। मान लो मैं यूं कहूं कि हमारी स्पीड जो है v थी, अब वो v1 हो गई है, अब वो v1 हो गई, तो रिडक्शन कितना हुआ, v से v1 हो गया। मान लो पहले कोई स्पीड v रही होगी, अब रिड्यूस होके v1 आ गई, अब रिड्यूस होके v1 आ गई। ये बोल रहा है कि ये जो स्पीड का रिडक्शन है ये प्रोपोर्शनल है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट है। ये अंडर रूट प्रोपोर्शनल है कंपार्टमेंट के, कंपार्टमेंट के अंडर रूट के, जितने भी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट उनके अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा आप कंपार्टमेंट लगाओगे जो स्पीड में रिडक्शन है उतना ही ज्यादा तेजी से होगा, लेकिन जितना कंपार्टमेंट लगाओगे पहले आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरिड बाय दिस इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर
व्हेन द कंपार्टमेंट आर अटैच्ड, ठीक है। जब कोई डिब्बा ना जुड़ा हो तब गोंडवाना एक्सप्रेस के इंजन की चाल 42 किलोमीटर है। जब कोई डिब्बा नहीं था तो 42 था। जब 9 डिब्बे लग गए तो इसका जो स्पीड है रिड्यूस होकर कितना आ गया, 24 हो गया। तो स्पीड में अगर रिडक्शन की बात करोगे तो तेरा 42 पे 0 डिब्बा लगा हुआ था, 42 से अगर 24 आओ, स्पीड में रिडक्शन कितना हुआ, 16 तो 18 का स्पीड में रिडक्शन हुआ। तो 18 का जो स्पीड में रिडक्शन हो रहा है ये प्रोपोर्शनल है किसके, 3 के। ये प्रोपोर्शनल किसके, 3 के। यही बात है ना। 18 में जो है अंडर रूट, मैं फिर से लिख दूं जरा, नहीं किसी के सर से ऊपर जाए, अंडर रूट में कंपार्टमेंट की संख्या, तो 9 कंपार्टमेंट लगा है तो अंडर रूट 9 के प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोल रहा है, 42 जब था तब तो जो है कोई डब्बा ही नहीं लगा था, लेकिन जब हमने 9 डब्बा जोड़ दिया तो उस वक्त स्पीड जो है रिड्यूस होके 24 आ गया। तो मतलब डिफरेंस कितना है, 18 का डिफरेंस आया। 42 से 24 18 का डिफरेंस है, तो रिडक्शन कितना हुआ, 18 का। और ये प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के अंडर रूट के। तो ये कंपार्टमेंट 9 है तो इसका अंडर रूट ले लिया। तो जो 18 प्रोपोर्शनल है, जो 18 स्पीड का रिडक्शन है, या यूं कह सकते हो कि 18 यूनिट स्पीड का रिडक्शन हुआ, और ये प्रोपोर्शनल है 3 के, ये प्रोपोर्शनल है 3 के। मैं ये कहता हूं कि अगर हमको ये निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कंपार्टमेंट अटैच करे जा सकते हैं, तो हम पहले ये निकाल ले कि अगर स्पीड का रिडक्शन हम 0 कर दें, मतलब स्पीड अगर हम 0 कर दें, मतलब हमारी जो शुरुआती स्पीड 42 थी, 42 का 42 स्पीड अगर हम क्या काम कर दे, 42 का 42 स्पीड अगर हम रिड्यूस कर दे, तो कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच होना चाहिए जब वो स्टैंड स्टिल हो जाए, नहीं चल पाए। उससे कम एक डब्बा लगा लेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। तो 18 का जो रिडक्शन है वो 3 के प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे 42 रिड्यूस करना है, शुरुआती 42 थी, तो 42 का रिडक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 3/18 गुणे 42। तो ध्यान से देखो, 3 से कट गया 3 6 से कट गया 6 से 42, 3 6 18 6 से 42। तो 42 का रिडक्शन होने के लिए 7 के प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। 7 का प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होने चाहिए। भाई ये तो हम अंडर रूट कंपार्टमेंट्स निकाले हैं, लेकिन फिर हमको कंपार्टमेंट तक अगर जाना है तो हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये स्पीड का रिडक्शन अंडर रूट 49 लिख सकते हैं इसको। जब अंडर रूट 49 लिखेंगे तो स्पीड का रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हो गया। तो कितने कंपार्टमेंट होने चाहिए, 49। कितने होने चाहिए कंपार्टमेंट, 49। लेकिन जब आप 49 लगा दोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, स्पीड 0 हो जाएगी। तो एक कंपार्टमेंट कम कर दो, मतलब अब 48 लगा दो आप, तो उसके बाद थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बी 48। 49 पे तो वो बैठ जाएगा। तो मैक्सिमम चलने के लिए जो लगा सकते हो एक कम लगा सकते हो, 48। समझ में आया। चलो एक सवाल और करते हैं ताकि दिमाग में ये छप जाए, छपना भी बहुत जरूरी है। एक इंजन बिना किसी वैगन के 20/3 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ सकता है, और ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े वैगनों की संख्या के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक होती है। जब 9 वैगन संलग्न होते हैं तो इसकी गति 5 मीटर पर सेकंड होती है। वैगनों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो चल सके, मतलब आपको वही बताना, सेम सवाल है, डेटा डिफरेंट है। सवाल ये कह रहा है कि भैया हमने कुछ नहीं लगाया तो 20/3 है। स्पीड में रिडक्शन जब होता है 5 का, मतलब 20/5 से 5 जब रिड्यूस होता है तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने लगे हुए, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट फिर से लगे हुए कितने, 9। ये तो बोल रहा है स्पीड का रिडक्शन है, इसके जो है वर्गमूल के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर दिया अपन ने। ये निकालोगे बाहर 3 आ जाएगा। जरा 20/3 में 5 घटाओगे तो हो जाएगा 5/3। तो यूं कह सकते हो 5 प्रोपोर्शनल है 9 के, कह सकते हो ना, 5/3 प्रोपोर्शनल 3 के, तो 5 प्रोपोर्शनल है 9 के। 5 प्रोपोर्शनल 9 के, मतलब अगर 5 स्पीड आपको घटानी है, अगर 5 आपको स्पीड घटानी है तो आपको जो है उसको 9 के प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। 9 का प्रोपोर्शनल मतलब आपको 5 स्पीड रिड्यूस करने के लिए 81 कंपार्टमेंट लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास टोटल जो है वो 20/3 स्पीड थी, तो 20/3 स्पीड अगर हम पूरा रिड्यूस कर दे, 5 रिड्यूस करने पे ये 9 के प्रोपोर्शनल आया है। अगर 20/3 अपने को रिड्यूस करना हो तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 9/5 गुणे 20/3, 3 त्रिक्का और 5 चौका, तो 4 3 12 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। 12 के प्रोपोर्शनल का मतलब इसको आप अंडर रूट 144 कह सकते हो। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर 144 कंपार्टमेंट लगा दिया जाए तो भैया वो स्पीड उसकी 0 हो जाएगी। तो एक कम लगा दो, 143 लगा दो, वो चल जाएगी थोड़ी सी स्पीड से। ये बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही स्पेशल सा सवाल था, 2016 मेरे मेंस के समय पे आया था। बढ़िया सवाल है। इसकी भाषा में दिक्कत है, सवाल को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं है, इसकी भाषा में, बस भाषा में दिक्कत है।
तो मैं उम्मीद करता हूं जो है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ये सारे वो क्वालिटी क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकते हैं, जिनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब भी आप मेरी क्लासेस देख रहे हो तो मेक श्योर सबसे पहले सीट आप खुद सॉल्व कर लो। आप ये चेक कर लो कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर स्पीड से क्वेश्चन लगाने में या किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तभी आप वीडियोज का इस्तेमाल करो। वीडियो को 1.5x पे लगा के देखो जो है, और जहां ऐसा हो कि जहां आपके कैलकुलेशन मेरे कैलकुलेशन में फर्क आए, ठीक है ना, तो आप जो है फिर वो आराम से 1x पे चलाओ। फिर जरूरी नहीं कि आप 1.5x पे चलाओ, लेकिन ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के जो वीडियो है वो आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन पहले प्रैक्टिस सीट जो है प्रैक्टिस करके फिर क्लासेस को देखना पड़ेगा। 2 प्रैक्टिस सीट मैं और दूंगा ताकि सारे वैरायटी और सारे टाइप जो है मेंस के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कवर हो जाए। अभी किस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।